अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से बड़ा अहम खिताब किया। कई अहम मौज़ूआत उनकी तकरीर का हिस्सा थे। मौसमियाती तब्दीली से नुकसानात के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से बदतरीन मुतासर होने वाले ममालिक में से एक है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान की बहाली और तामीर के प्रोग्राम के लिए 10.5 अरब डॉलर से ज़ायद के वादों के हवाले से उम्मीद है। फिर उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन की बुनियाद भी करार दिया। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा सलामती काउंसिल के पुराने तनाज़ात में से एक है। भारत ने सलामती काउंसिल के करारदादों पर अमल दरामद से गुरेज किया है। इस बात का भी नोटिस लेने का उन्होंने मुतालबा किया। फिर उन्होंने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पर बात की और कहा कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक हवाले से अहम है। ये भी कहा कि पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है कि अफगानिस्तान से होने वाली हर किस्म की दहशतगर्दी को रोका जाए। इसके अलावा उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से भी उन्होंने बात की है। तो हम जानते हैं, हमारा सवाल आज का ये कि क्या वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का मुकदमा बंदास में पेश किया जनरल असम्बली में? यही सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राव खालिद साहब, सीनियर तजियाकार नजबुल साकिब साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि आसमा वदूद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राव खालिद साहब, क्या एनालिसिस है आपका कल की तकरीर पर? देखिए रामीन, हमारे जितने भी वज़राए आज़म या हेड ऑफ़ स्टेट्स ने जाके वहाँ पे ख़िताब किया है, बड़े पुरज़ोर अंदाज में हमेशा किया है और ये कोशिश की है कि किसी तरीके यूएन जो है वो उन मसाइल के ऊपर तवज्जो उसी तरह से दे जिस तरह वो बड़ी हुकूमतों के, बड़ी ताकतों के मसाइल के हवाले से देती है। अगर 9/11 हो जाए तो प्रीएम्पशन स्ट्राइक और सारा वो सारी इजाज़तें मिल जाती हैं, जबकि हम 70 साल से ख्वार हो रहे हैं उन करारदादों के पीछे जो यूएन ने खुद मंजूर की थी कश्मीर के हवाले से ख़ास तौर पे। फिर हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान है, उसके साथ जिस किस्म के हमारे मरासिम रहे हैं या जिस तरह से हमने इंटरनेशनल क़ुव्वतों की मदद की है वहाँ के मामलात को बेहतर करने में, भले रूसी इन्वेजन हो और भले वहाँ टेररिज्म का राज हो, अलकायदा हो, वॉटेवर, हमने उसका बहुत भारी नुकसान भी उठाया। उसके बाद कश्मीर का मसला है। कश्मीर हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे हम जिस किस्म के ख़तरात का शिकार हैं, इस सारी सूरत हाल में इस मौके के ऊपर इन चीज़ों पे जिस तरह से उन्होंने हाईलाइट किया है, मेरा ख्याल है बहुत वक्त की अहम ज़रूरत थी। और फिर इस्लामोफोबिया आपने जैसे जिक्र किया जी, तो ये सारी चीज़ें मिल के बहुत सारी मुश्किलात मुस्लिम ममालिक के लिए, आप मिडल ईस्ट में फ़लस्तीन के हवाले से कह लें और यहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से कह लें, पाकिस्तान ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इसका विक्टिम है। फिर यूरोप में इस्लामोफोबिया के हवाले से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है, जैसे हमारे मुक़द्दस किताब को जलाने के वाक़यात या बेहुरमती के वाक़यात होते हैं या कार्टून बनाने की हरकतें होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर यकीनन यूएन ऐसा फोरम है जहाँ पे ये बातें बहुत मौसर तरीके से की गई हैं और की भी जानी चाहिए थी। लेकिन मसला फिर ये आता है कि यूएन क्या कर रहा है। यूएन जो है वो एज अ बॉडी, जब कोफी अन्नान ने उसकी रिफॉर्म की बात की और रिफॉर्म शुरू की तो उस वक़्त क्या वो इन चीज़ों को एड्रेस किया गया? नहीं किया गया। उसमें इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग, ह्यूमन राइट्स के हवाले से सारा किया गया, बातें की गई, इवन ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी जो कुछ तय किया गया, जो चार्टर बना, जो उस पर सब पूरी दुनिया के मुल्कों ने दस्तखत किए हुए हैं, उनकी आशीर्वाद से बना है, लेकिन उसमें अमल उस तरह से नहीं हो रहा। हम अपने पड़ोस में देखते हैं कश्मीर में जो सूरत हाल है, अगस्त 2019 से कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं है, कश्मीरियों की फरियाद सुनने वाला नहीं है। एक जीती जागती जेल वो मौजूद है वहाँ पे और किसी को इंटरनेट यूज़ करने की इजाज़त नहीं है, फ्री मूवमेंट की इजाज़त नहीं है, प्रेस के ऊपर जिस किस्म की वहाँ पर कदगने हैं। तो इस हवाले से उनके ज़मीर को झंझोड़ना यूएन के में जितने भी ममालिक हैं वो बहुत ज़रूरी था। लेकिन यूएन इटसेल्फ, उसका जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है अमेरिका के, ख़ास तौर पे वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर भी है, फाइनेंशियल एड भी वहाँ से उनको मिलती है। तो वो उस चीज़ को तोड़ने के लिए हमें और फोरम्स के ऊपर भी, सारा ओआईसी पे भी हुए हैं ये बातें, लेकिन ओआईसी भी उस तरह इफेक्टिवली कश्मीर के ऊपर हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं मिली ओआईसी से भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे जिनके ऊपर उन्होंने बात की है और मेरा ख्याल है तमाम उन इश्यूज़ का अहाता किया है जो ना सिर्फ पाकिस्तान को दरपेश है बल्कि दुनिया में प्रॉब्लम, उससे मसाइल पैदा हो रहे हैं, उससे जो कह ले कि मुआशी नाइंसाफ़ी हो, माहौलियात के हवाले से हो, टेररिज्म के हवाले से हो,
किसी भी बहाने से, इस्लामोफोबिया के बहाने से मार्जिनलाइज करना हो दूसरी मज़ाहिब को या कौमियतों को, तो वो बहुत ये इम्पोर्टेंट उनका खिताब था और बहुत बड़े वसी तनाजुर में उन्होंने किया और सारे इश्यूज़ को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया। जी ठीक है। नज़मुल साकिब साहब, हमने देखा कि उन्होंने जियो पॉलिटिक्स के भी ऊपर बात की, फिर उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया एक और सर्द जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे वक्त में कि जब नए और पुराने अस्करी ब्लॉक्स बन रहे हैं और जियो पॉलिटिक्स हो रही है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो मईशत है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जिस पर दुनिया की तवज्जो मरकूज़ होनी चाहिए। आप उनके इस सेंटिमेंट से कितना अग्री करते हैं? शुक्रिया रामीन। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का इजलास सितंबर में ही होता है, हर साल होता है। तो पिछले इजलास से जो नया इजलास है उस दौरान में जो ख़ास वाक़यात पेश आते हैं, बेसिकली किसी भी मुल्क के हेड ऑफ़ स्टेट या हेड ऑफ़ गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव का फोकस उनकी तरफ होता है, उसमें अपनी वो फॉरेन पॉलिसी के कंटूर्स मिलाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि जो हमारा मुल्क है वो इन सारी चीज़ों को कैसे देख रहा है, हम क्या कहना चाहते हैं, दुनिया हमसे क्या सुनना चाहती है। ये जो तकरीर होती है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर की हो या किसी की भी, हम क्या कहना चाहते हैं, दुनिया हमसे क्या सुनना चाहती है, इन दोनों के बैन एक आप तवाजुन बरकरार रखते हैं और वो तवाजुन मुझे कल की तकरीर में बदरजाए अतम नजर आया। पहले तो मैं थोड़ा सा यानी आपको ये बता दूं कि तकरीर बहुत जामे थी। नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज ठीक थी, एक दो अल्फाज की जगह तलफ़ुज़ भी, प्रोनंसिएशन भी ठीक था और उन्होंने इस दफ़ा मैंने देखा कि तकरीर बहुत मुख्तसर थी, यानी टू द पॉइंट थी और इसमें मुझे कोई ऐसा जायद लफ्ज़ नज़र नहीं आया। इसका मतलब ये है कि इसमें जो मुख्तलिफ इदारे काम करते हैं इस तकरीर की नोक पलक संवारने में, उन्होंने अपना अपना काम जो है वो बड़े आसान तरीके से पूरा किया। देखिए, दो तीन बातें उसमें राव साहब ने जो कहा है ना कि यूएन क्या कर रही है, ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, अगर यूएन सारा कुछ कर सकती तो फिर एससीओ क्यों बनता, सही बात। फिर ये ब्रिक्स क्यों बनती, यूरोपियन यूनियन क्यों बनती, आसियान क्यों बनती, ये G20 G7, ये रीजनलिज्म की तरफ लोग क्यों आते। दूसरा रोल हो जाता है आपके जो पीस कीपिंग आपकी यानी वो जो है ना, जो यानी फोर्सेस होती है जो दुनिया भर में जाके उन जंगों को देखती है, खासतौर पे अफ्रीका में जो यानी खासतौर पर उसमें पाकिस्तान नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा जो पीस कीपिंग फोर्सेस में यूएन है। अब यह कि यूएन को ख़त्म कर दिया जाए, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसकी अपनी एक यूटिलिटी है। वो एक ऐसा फोरम है जिसमें कि आप पूरी दुनिया को बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो है वो मतमाए नज़र क्या है, फॉरेन पॉलिसी कंटूर्स कैसी है, और बातों बातों में आप कुछ बातें ऐसी बताते हैं। मसलन एक बात आपको बताता हूँ जी, बातों बातों में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरनल चीज़ को हाईलाइट किया जो कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान का बुनियादी मसला है, वो है कि मईशत को अपने पांव पे खड़े करना है जी। उन्होंने बातों बातों में SIFC का जिक्र किया और कहा कि 1 विंडो ऑपरेशन वगैरह जो है ये शुरू हो गया है। तो उन्होंने असल में कहा क्या, 192 से ज़्यादा ममालिक के यानी हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, तो सिर्फ UAE और सऊदी अरेबिया और कतर, बहरीन वगैरह नहीं, आप सब मुल्कों के लिए हमने ये SIFC किया और उन्होंने कुछ ख़ास जो इक़दामात हुए हैं पाकिस्तान में उनका उन्होंने बातों बातों में जिक्र किया। मेरे नज़दीक ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था, क्योंकि आप अपने मुल्क के अंदरूनी पॉलिसी, अंदरूनी पॉलिटिक्स, अंदरूनी हिसाब किताब को नहीं बता सकते इस फोरम पे, अनलेस कि मसलन ये है कि जी फैटफ ने आप पे कोई लगाई ऐसी कोई यानी कदगन और आपने वो लॉज बना लिए मनी लॉन्ड्रिंग यानी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में या एंटी टेररिज्म यानी एक्टिविटीज़ के बारे में, तो आप दुनिया को बताते हैं कि हमने ये कर लिया, फैटफ के बारे में हमने ये कर लिया। ओवरऑल जो है जाहिर है इस पर हमने ये बात अभी जारी रखनी है। एक और बात जो इस वक्त के लिए बड़ी अहम है, क्लाइमेट चेंज के सब्जेक्ट को इस तकरीर ने अपने एंगल से, पाकिस्तान के एंगल से बड़े अच्छे तरीके से ना सिर्फ पोर्ट्रे किया, मिसाल के तौर पे बजाय इसके कि ज़्यादा तवज्जो इस पे हो कि आपने जो है वो यानी 1% और 99% उन्होंने सैलाब की बात की और उसमें प्रोजेक्ट्स की बात की, और उन प्रोजेक्ट्स में एक फिक्रा बड़ा ज़रूरी है, उसके बाद आप यानी आगे ले चलिएगा।
उन्होंने कहा द प्रोजेक्ट्स दैट वर टू बी डन आर बीइंग सबमिटेड। इसका मतलब है पाकिस्तान ने ये तस्लीम किया कि जिनीवा में जो हुई थी सारी वो हिसाब किताब हुए थे, उसमें हमने भी कुछ करना था, हमने वो अभी तक नहीं किया। प्लेज का मतलब ये नहीं होता कि पैसे आए चेक बना, आपने प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स अप्रूव होते हैं वगैरह वगैरह। बिल्कुल ठीक है। आसमा साहिबा, आपको कैसी लगी तकरीर हमारे निगरान वज़ीर आज़म की, और आपको क्या लगता है कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी चीज़, कौन सा पॉइंट स्टैंड आउट करता है? देखिए जी, कॉम्प्रिहेंसिव तकरीर, 16 मिनट कुछ सेकंड की तकरीर थी उनकी, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और डिफरेंट उन्होंने पॉइंट्स को कलेक्ट करके काफ़ी अच्छे तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान का केस प्रेजेंट किया। इसमें तकरीबन उन्होंने तमाम पॉइंट्स जो के टेबल किए जाने चाहिए थे वो किए, फ्रॉम क्लाइमेट चेंज टू ग्लोबल वार्मिंग, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपके इनिशिएटिव्स, इसके अलावा इकोनॉमिक रिकवरी, लोगों को बताई कि हम इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ बड़ा पेस्ट अप जा रहे हैं। फिर कश्मीर का मसला उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया, उन्होंने सीरिया का पॉइंट रेज किया, उन्होंने जो हमारे इस्लामिक वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि KS ईरान की आपस में इंटरेक्शन बढ़ रही है, उसकी तरफ हाईलाइट किया। स्वीडन में जो इंटॉलरेंस टुवर्ड्स इस्लामिक बिलीव्स एंड कुरान शरीफ, वो उसकी तरफ हाईलाइट किया, इसके इनिशिएटिव्स की तरफ हाईलाइट किया। आपके पीस कीपिंग फोर्स में जो हमारी कंट्रीब्यूशन होती है उसमें जो हमारी कंसर्न्स हैं कि उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटीज वगैरह नहीं प्रोवाइड की जाती और वो बहुत वल्नरेबल होते हैं। तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तकरीर थी, इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव तकरीर, इट्स वर्थ अप्रिसिएटिंग, क्योंकि वो बहुत एक राइट मैसेज राइट प्लेटफॉर्म पे एक राइट तरीके से दिया गया। बाकी सारा कुछ मेरी कलीग्स ने आपके साथ डिस्कस किया, मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगी। जरूर। देखिए जी, इस वक्त एक बड़े प्लेटफॉर्म पे हम लोग डिस्कस हो रहे हैं, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काकड़ साहब की तकरीर हाईलाइट हो रही है, उसको बहुत अप्रिसिएट किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही हमारे कुछ ऐसे मसाइल जो इस वक्त हमारे दोस्त भी उसके बारे में कंसर्न है और हमारे एडवर्सरीज तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं जी। ये ऐसे मसले नहीं है जिनका हल ना हो। हम इन्हें अगर प्रोएक्टिवली हैंडल कर लेना तो जो तकरीर है इसका इम्पैक्ट मल्टीफोल्ड पड़े। हमारे एडवर्सरी जो हमारा पड़ोसी है वो इस तकरीर को कोई मुख्तलिफ शेड्स लेके इसमें, क्योंकि वो खुद हार्ड वाटर में है ना, तो उनकी अपनी हर मसले का हल ये होता है कि पाकिस्तान कार्ड आगे कर दो। उनका अपना कोई मसला अपनी जात में अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन पे हल नहीं होता, लेकिन वो हम पे उसका बोझ डालने की कोशिश करते हैं। तो इन हाउस हमारे जो इस वक्त कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं एट हैंड जो हैं, उनको प्रोएक्टिवली काकड़ साहब को देखना चाहिए और उसको रेमेटिगेट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो हम एक इम्पैक्ट दुनिया में लाना चाह रहे हैं, एक राइट से बड़ा फैबुलस स्टेप लिया गया है, बड़ी फैबुलस ऑल अप्रिसिएशन, लेकिन इन चीजों को ठीक करना पड़ेगा। जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी तब तक हम वो इम्पैक्ट दुनिया में नहीं दे सकते जो हम चाहते हैं। हमारे ऐसे इनिशिएटिव्स पुल डाउन हो जाते हैं क्योंकि इन चीजों पे प्ले अपॉन करने के लिए उसके पास बहुत डाटा होता है। इसके अलावा एज फार एज इज कंसर्न, थम्स अप। बिल्कुल ठीक है, आपने हमारे तज्जियाकारों की राय सुनी, जिसको यहीं से आगे बढ़ाएंगे हम वक्त ब्रेक का। जी, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की उस तकरीर की जो कि उन्होंने की जनरल असम्बली के इजलास में। बहुत अहम मौज़ूआत पर उन्होंने गुफ्तगू की। आसमा साहिबा, UN किसके इन्फ्लुएंस में है, इन्फ्लुएंस में क्यों है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मॉरल डिबेट, अगर हम इससे, ज़ाहिर है ये भी होना चाहिए, इस पर भी डिबेट होनी चाहिए, लेकिन अगर इससे बात करने के साथ साथ हम इस बारे में भी थोड़ी बात करें कि हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए UN को क्या करना पड़ेगा, क्या हमें भी पावर गेम में ऊपर आना पड़ेगा? दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। जी बिल्कुल, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। हमें अपने मसाइल जो इंटरनल मसाइल है ना, ये मैंने क्यों यहाँ पे जाके मेंशन किया कि हमने अगर दुनिया में अपना इम्पैक्ट देना है, देखिए हमें जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन अल्लाह ने देनी थी वो तो दे दी, जो एक ब्लेसिंग हमें मिलनी थी वो तो हमें मिल गई,
उसको हम मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उससे बेनिफिट कैसे लेंगे, ये सब हमारे हाथ में। और हमारे हाथ में इस तरीके से कि हम अपने आप को एक इकोनॉमिकली स्टेबल और एक पॉलिटिकली स्टेबल नेशन के तौर पे लेके आगे चले। जैसे सर ने बात की ना कि रीजन में हम बहुत से बेहतर है, हम इंडिया से बेहतर हैं। बिल्कुल हम इंडिया से बेहतर हैं, मैं इस बात से बिल्कुल सर से एग्री करती हूँ। मगर मेरा ये पॉइंट है कि इंडिया हमारा बेंचमार्क नहीं है। हाँ। हम तो इंडिया से हमेशा बेहतर रहे हैं। हम एक डाइवर्स कंट्री हैं जो एक फेडरेशन है। हम एक म्यूचुअल कोहेजन में रहते हैं। हम टॉलरेंट हैं, हम एक्सेप्टिंग हैं, हम हार्ड वर्किंग हैं, हम रेजिलिएंट हैं, हम विजिलेंट हैं। ये सब कुछ हम हैं। हमारा बेंचमार्क इंडिया नहीं है कि हम इंडिया से बेहतर है। हमारे बेंचमार्क एक डेवलप्ड कंट्री है जहां तक हमने पहुंचना है, और उसके लिए सेल्फ रिफ्लेक्ट टाइम में गैन करना जरूरी है। बिल्कुल हमारे इंस्टीट्यूशंस बेहतरीन काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इज वेरी एक्टिवली एड्रेसिंग ऑल द इश्यूज जो मैंने हाईलाइट किए, मगर हमें उस तरफ जाना है जहां ये इश्यूज सरफेस ही ना हो। तो उसके लिए मैंने ये पॉइंट मेंशन किया था। बाकी दुनिया में अपना मार्क देने के लिए इकोनॉमिकली स्टेबल होना जरूरी है, और वो हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। देखिए जी, पहले कमोडिटीज क्या हुआ करती थी? पहले आपकी कमोडिटीज होती थी, आप एग्रो इकोनॉमी है, आपके पास असला बहुत है, आपके पास आपके बैंक जो रिजर्व है वो स्काई रॉकेट है। अब आपके पास जो है ना टेबल टर्निंग अपॉर्चुनिटी, वो आपके रूट्स हैं। अगर नहीं होगा तो रीजन पूरा अपसाइड डाउन हो जाएगा। हम किसी न किसी तरह से पूरी दुनिया के लिए किसी न किसी तरह से सिग्निफिकेंट है। आइदर ब्लॉक ए हो, ब्लॉक बी हो, ब्लॉक सी हो। पाकिस्तान सिग्निफिकेंस इज अ रियलिटी। अब इसको कैसे आपने मटेरियलाइज करना है, इसको कैसे चैनलाइज करना है, एक इसमें आप हमारे लीडरशिप को अपने सेल्फ इंटरेस्ट से बियॉन्ड होके डिसीजंस लेने पड़ेंगे। सेल्फ इंटरेस्ट से बियॉन्ड फोकस होके नेशनल इंटरेस्ट में बड़े बाजुकात आपको एक डिफिकल्ट रूट लग रहा होता है, लेकिन आप वो डिफिकल्ट रूट लेते हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट। एक वो आपको करना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि इस चीज को एक्चुअलाइज करना पड़ेगा, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इकोनॉमिकली खुद को कैसे स्टेबल करना है, इसके ऊपर इस आइडिया को लेके अपनी जो एक जियो पॉलिटिकल पोजिशन है उसके साथ अलाइन करके हमने आगे लेके चलना है। तो ये एक डिफिकल्ट टारगेट एट हैंड नहीं है कि हम इसको कैसे करेंगे। हम इकोनॉमिकली स्टेबल अगले 20 साल में नहीं होंगे तो हमारी 20 साल बाद वॉइस नहीं होगी। हमारी वॉइस अभी भी है, हमारी सिग्निफिकेंस अभी भी है। उसको कैसे दुनिया के सामने टेबल करके उससे बेनिफिट लेना है, ये सैडली हम नहीं कर सके, क्योंकि हमारे लीडर्स ने बहुत से ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस किए जो कि उनके सेल्फ इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट थे, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन पे नहीं थे। ये एक हमारी लीडरशिप को अपना बेंट ऑफ माइंड चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा हैविंग अ वॉइस इंटरनेशनली इज नॉट इम्पॉसिबल, वी स्टिल हैव इट, मगर इसको एनहांस करके लोगों के सामने टेबल करना, दुनिया के सामने टेबल करना, और अपने मुताबिक अपने बेनिफिट के, अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट की। कोई ऐसी बात मैं नहीं कर रही कि जिसमें कोई हम कहें कि पाकिस्तान कोई बहुत सेल्फिश होके करे। हर नेशन अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हवाले से सेल्फिश होती है। इंडिया अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हवाले से सेल्फिश है। इसी तरह हर नेशन अपनी इंटरेस्ट पे फोकस करती है। ये हमारा एडवांटेज है, हमारी जियोपॉलिटिकल लोकेशन, और इसको हमने मटेरियलाइज करना है। हमारी वॉइस पूरी दुनिया सुनेगी, हमारी बात पूरी दुनिया सुनेगी। ठीक है। नजबुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए, जियोपॉलिटिकल पोजीशन मजबूत करने के लिए, और उस मकाम पर पहुंचने के लिए कि दुनिया हमारी बात सुने भी और माने भी, इम्प्लीमेंटेशन भी करवाए, क्या करना पड़ेगा हमें? जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक में बड़ा फ़र्क है। इसी तरह से जियो इकोनॉमिक्स एक अलहदा चीज़ है। जी, हम लोग जब यूज़ करते हैं कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो बड़ी अच्छी है, उसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ज्योग्राफी की बात हो रही है, और इर्द गिर्द जो सारे ममालिक हैं वो बड़े अहम हैं किसी न किसी हवाले से। जियो पॉलिटिकल की एक और चीज़ है, जियो स्ट्रेटेजिक एक और चीज़ है। सही। रामीन लेक्चर नहीं देते जी, वो मैं क्यों कह रहा हूँ ये लेक्चर नहीं देते, वो इसलिए कि जब आप यूएन में होते हैं तो आप अपनी पोजीशन का आपको पता होता है। अब पाकिस्तान अगर इकोनॉमिकली देखें तो यूएन में कितना फंड देता है,
किन किन को यानी कौन कौन से यूएन के इदारे हैं जिसमें पाकिस्तान ने हो सकता है कई जगहों पे तो कई सालों से फंड ही नहीं दिया, बिल्कुल ऐसे, जो हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आप देखते हैं आपकी पोजीशन क्या है, आपकी पोजीशन सिफारती और सियासी पोजीशन क्या है और इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, उसके मुताबिक आप फिर उस फोरम को यूज करते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि सारे के सारे टॉपिक्स आप इस फोरम पे नहीं करते। मिसाल के तौर पे क्या हिंदुस्तान का जब रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो क्या वो बताएगा कि हिंदुस्तान में देखिए हर रोज 421 लोग भूख की वजह से मर जाते हैं? सही बात। वो मर के भी नहीं बताएगा। वो क्यों बताएगा भाई? तो क्या वो बताएगा कि देखिए हम साफियों के साथ ये कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता। देखिए, एक होता है आप मल्टीलैटरल फोरम पे हैं, ये एक मल्टीलैटरल ग्लोबल फोरम है, इसके टॉपिक्स, इसकी टोन, इसकी लैंग्वेज, इसके सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। इस तरह के मामलात आप करते हैं बायलैटरल लेवल पे, जिसमें कि आप दो तरफा बात हो रही होती है किसी एक मुल्क से, वो आपसे पूछता है जी कि आपके यहाँ फलानी जगह पे ये बात हो रही है, इसको बता दीजिए। एक बात इस्लामोफोबिया की बड़ी जरूरी यहाँ पे करना चाहूंगा। हो सकता है कि हमारी ये बात जो है वो फॉरेन ऑफिस में या कहीं सुनी जा रही है, जो इस्लामोफोबिया की बात करते हैं। देखिए, इस्लामोफोबिया में या किसी भी और मसले में जिसमें के मुसलमानों के खिलाफ कोई मजमूई तौर पे, इज्तिमाई तौर पे कोई चीज़ होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि OIC एक आपका फोरम है। OIC को लीड करता है KSA यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अब जब पाकिस्तान नज़र आएगा कि वो इस्लामोफोबिया पे यानी बढ़ चढ़ के बात कर रहा है, तो आप बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पाकिस्तान का भी मसला है ये, लेकिन उसमें बहुत ज़रूरी है ये चीज़ ध्यान, ये मैं देखिए एक बड़ा फाइनल पॉइंट आपको बता रहा हूँ, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम सऊदी अरेबिया को और जो 3-4 GCC कंट्रीज हैं उनको उसमें ला के, तो जब आप बात करें तो ये ना कहें कि पाकिस्तान ये चाहता है, उसमें ये हो कि मुस्लिम उम्मा ये चाहती है, OIC ये चाहती है, और उसमें उस बात करने से पहले, क्योंकि मैंने 2-3 रिपोर्टें पढ़ी हैं रामीन, जिसमें मुझे पता लगा है कि सऊदी अरेबिया में इसके बारे में ख़ास तौर पे बात हुई है कि ये इस्लामोफोबिया में पाकिस्तान क्यों सरखेल है, वो क्यों यानी इसमें लीड ले रहा है। बात हम ठीक कर रहे हैं, 100% ठीक कर रहे हैं, और उसमें मैं हाँ, अब ये है कि उसमें इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा। तकरीर की बात हो रही थी, 1-2 आखिरी बातें इस तकरीर के बारे में कि तमाम चीजें करने के बाद, वो तमाम चीजें जो पिछली तकारीर में हुई हैं प्राइम मिनिस्टर ने की हैं, और उसके बाद 2-3 इशारे किए हैं जो कि मेरे नज़दीक आपकी मुल्की सियासत, आपकी मुल्की मईशत, और उसके लिए उन्होंने इनवाइट किया है। मेरे नज़दीक ये बहुत अहम पॉइंट था, नॉर्मली इसकी जगह नहीं बनती तकरीर में, उन्होंने वो डाल दी। दूसरा ये है कि जितने अहम सियासी और सिफारती महाज पे हमें मसाइल दरपेश थे, वो उन्होंने हाईलाइट किए हैं और अपनी पोजीशन बताई है। याद रखिएगा कि इस तरह की ग्लोबल फोरम पे, इस तरह के ग्लोबल एटमॉस्फेयर में आप अपनी इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्कस नहीं करते। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुन, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।